नमस्कार। सिटी न्यूज चैनल में दर्शकों का स्वागत है। लगातार कोरोना की महामारी पूरे महाराष्ट्र के साथ में पूरे देश भर में चल रही है और इस महामारी के साथ में कुछ पोस्ट कोविड के लक्षण, हालांकि पिछली बार जब कोरोना आया था तो पोस्ट कोविड की ऐसी बहुत ज्यादा कोई बात नहीं थी। जब तो लग रहा था कि अभी मार्च में आया, मई में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी तो कोरोना ऐसे ही भाग जाएगा, उसके बाद रहेगा नहीं। बहुत सारी तरह तरह की बातें उस समय चल रही थी कि ये तो 45 डिग्री में टिकता नहीं है। ये अब तक करते करते आज 14 महीने हो गए कोरोना को पूरे भुगतते भुगतते। कोरोना ने कई अपने रूप बदले, कई लोगों को घेर लिया। पिछले कोरोना और इस कोरोना में बहुत ज्यादा अलग अंतर आ रहा है। डॉक्टर साहब बताएंगे कि किस प्रकार का अंतर आ रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज इसमें अभी देखने में आ रही है, म्यूकरमाइकोसिस। निश्चित रूप से यह बीमारी उन्हीं लोगों को हो रही है जिन्होंने कोरोना को भोगा है। बिना कोरोना के भी क्या यह बीमारी हो सकती है या किन लोगों में हो सकती है और किस एज के ग्रुप में हो सकती है, इसके भी लिए भी कोई एज फैक्टर काम करता है या कोई उम्र काम करती है। कोरोना का इलाज इसमें इफेक्ट करता है, हम जानेंगे। हमारे साथ में आज है डॉक्टर राजेश जवादे, जो नम- महालक्ष्मी नेत्रालय के में डॉक्टर है, वो सर्जन है। कोविड के अंतर्गत अभी जो म्यूकर माइकोसिस है, जिसमें कई लोगों को आंख तक निकालने की सूचना मिली है, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर साहब से कि कोरोना के बाद में जो पोस्ट कोविड के लक्षण है उसमें यह एक म्यूकर माइकोसिस प्रमुख रूप से साथ में आ रहा है। क्या इस बीमारी से बचा जा सकता है, इस तकलीफ से बचा जा सकता है? कोरोना के होते होते कोई ऐसे हमको इलाज साथ में उसकी कोई, इसकी भी कोई वैक्सीन कोरोना लेते लेते इसकी भी कोई एंटी दवाई की ये ना हो, ये सारी चीजों की जानकारी लेकर आ रहे हैं हमारे साथ में डॉक्टर राजेश जवादे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सिटी न्यूज चैनल में। नमस्ते। जैसा कि अब सर्वविदित है कि कोरोना महामारी से पूरा अमरावती में सबसे पहले दूसरे वेव की शुरुआत हुई है और तो ये फैलते फैलते पूरे महाराष्ट्र के साथ में पूरे देश में फैल गई है। आज सभी तरफ स्टेट में देख रहे हैं और सब तरफ से सूचना आ रही है म्यूकरमाइकोसिस की, यहाँ तक कि इसको मैंने आज सुना कि पेंडेमिक भी घोषित कर दिया गया है। तो इस बीमारी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये किन लोगों में होती है, क्यों होती है, कैसे होती है? सबसे पहले तो देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस ये कॉमन यानी ये जो रेयर डिजीज है, ये पहले भी थी। लेकिन ये किन लोगों में होती थी? जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसा अभी किसी का कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, लंग ट्रांसप्लांट हुआ है, जी रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, जो ओल्ड एज है, तो इन लोगों में जिसको ल्यूकेमिया हुआ है, जिसको एचआईवी है, जी। ऐसे पेशेंट में ये म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं ये, इनकी प्रतिकार शक्ति कम होती है, तो ऐसे लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस होता है। यानी लेकिन दैट कोरोना इज के वेरी साथ रेयर। वाले डॉक्टर, कोरोना के साथ में ये बीमारी रही तो ऐसे भी इन जो एचआईवी वाले उनको ऐसे भी होता है वो? नहीं, इन लोगों को जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उनको ये बिना कोरोना के? म्यूकोरमाइकोसिस होता है। हाँ, बिना बिना कोरोना के? कोरोना के। ये अच्छा जो अच्छा। है, जिनको जैसा कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसा लीवर जी ट्रांसप्लांट, जी। जी लंग ट्रांसप्लांट, रिनल ट्रांसप्लांट, जैसा कि इसको एचआईवी है, किसी को ल्यूकेमिया है, जी तो इन लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस होते हैं इन जी। लोगों जी में। जी जी हाँ। अभी तो कोविड के कारण, जैसा कोविड में होता ये है कि पहले इनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है। जी अब इन लोगों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स दिया जाते हैं, जैसे स्टीरॉयड दिए जाते हैं। जी और सबसे मेन तो डायबिटीज, अपना इंडिया डायबिटीज का दुनिया में कैपिटल माना जाता है। जी यानी यहाँ पे बहुत डायबिटीज के पेशेंट हैं, डायग्नोस्ड, और अनडायग्नोस्ड भी काफी है। जी। तो अब ऐसे लोगों में जब स्टीरॉयड दिया जाता है, तो इनका स्टीरॉयड लेवल बढ़ने से, यानी शुगर लेवल बढ़ने से कीटो एसिडोसिस होता है। कीटो एसिडोसिस कीटोएसिस क्या होने होता से, है? ये एक उसका एक प्रमाण, इसमें का एक कंटेंट है। जी तो ये होता है, कीटो एसिडोसिस बढ़ने से आयन लेवल बढ़ जाता है। जी। और ये आयन, ये बहुत ही यानी ये फंगस के लिए एकदम ये रहता है, यानी पोषक अच्छा तत्व है, पोषक पोषक तत्व। तत्व है। अच्छा अच्छा। पोषक तत्व है। तो ऐसे लोगों में तुरंत ये फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और अभी जैसा जो भी पोस्ट कोविड पेशेंट है, इनको स्टेरॉइड के डोजेस यानी जो दिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इन पर शुगर लेवल कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। शुगर मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। पोस्ट कोविड यूजुअली अभी ये जो इन्फेक्शन देखे जा रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस का, ये तीसरे और चौथी वीक में ऐसा पाया जा रहा है जी पोस्ट कोविड पेशेंट में। और मोस्टली जो लोग हॉस्पिटलाइज है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोगों को शुगर है,
और तीसरी बात, जो वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन का जिनको जरूरत गिरी है, ऐसे लोगों में ज्यादातर ये म्यूकोरमाइकोसिस पाया जा रहा है। और बाकी जो लोग हैं जिनमें ये चीजें नहीं है, तो उन लोगों में है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है ऐसे लोगों में। जैसा आपने बताया कि जिसको वेंटिलेशन, ऑक्सीजन, यानी जो दवाखाने में एडमिट रहा, जिसका यानी हम कह सकते हैं कि बचाने के लिए उसको जो आवश्यक दवाएं है वो दी गई है, उसके कारण उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, उसके बाद में ये आपका अटैक करता है। हाँ, और उसकी जो समय सीमा आपने बताई है, 1 हफ्ते के बाद में, यानी कोविड होने के 1 हफ्ते के बाद में धीरे धीरे आप 1 हफ्ते से थर्ड कितने वीक हफ्ते या तक तीसरे या चौथे वीक में यूजुअली ये म्यूकोरमाइकोसिस के ये सिम्टम्स चालू हो जाते सिम्टम हैं। देखते हैं, यानी इमीडिएट एडमिट होते टाइम कोरोना मुझे हुआ तो साथ में ये नहीं चलता, ये म्यूकोरमाइकोसिस नहीं नहीं नहीं, जब साथ तक में कि नहीं। ये, हाँ, जब तक ये बॉडी इम्यूनिटी कम नहीं होती है, अच्छा अच्छा। तब तक ये कुछ नहीं करता है, यानी तब यानी तक होता ही नहीं है ये। जहाँ बॉडी इम्यूनिटी इम्यूनिटी कमजोर हुई वहां ये आप कमजोर हो में जाती अटैक है, करता तभी है, ये अटैक अटैक करता करता है। है। या और हाँ, उस टाइम बॉडी इसको सहन करने की स्थिति में नहीं रहती है। नहीं तो रहती है, क्योंकि, हाँ, तो बोलिए। क्या घर पे जिसने इलाज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी 80% लोग होम ट्रीटमेंट में, होम आइसोलेशन में, और डॉक्टरों का इलाज लेके घर पे इलाज कर रहे हैं। घर पे इलाज में निश्चित रूप से घर के इलाज वाले को शायद मुझे नहीं लगता कि किसी को रेमडेसिविर टोचने का काम पड़ता हूँ, लेकिन स्टेरॉइड घर वाले भी लेते हैं। आपको हाँ, मुख्य कारण आपने बताया कि स्टेरॉइड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, उसमें एक स्टेरॉइड भी, स्टेरॉइड घर पे भी लेते हैं कई लोग। तो अभी यानी कोरोना में आपके डॉक्टरों की तो संख्या शायद आप गांव में 1000 होंगे, ऐसे करीब करीब 25-30 हजार डॉक्टर्स गांव में तैयार हो गए जो कोरोना का प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसमें स्टेरॉइड भी रहता है। यानी कई लोगों ने बिना डॉक्टर के भी घर में इसमें ट्रीटमेंट कर लिया। स्टेरॉइड का प्रमाण कैसे लेना, क्या लेना, सही बात। शायद उनको पता ना हो। तो क्या घर में भी ऐसे चांस बन जाते हैं जो घर में ऐसा खुद का ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस देने हाँ, घर वालों को? बेसिकली कैसा है कि होम आइसोलेशन वाले जो भी पेशेंट है, इन्होंने प्रॉपर, यानी जो भी स्पेशलिस्ट है उसको दिखा के बराबर से मेडिसिन चालू करना चाहिए। जी शुगर पेशेंट ने रेगुलर उनका शुगर का मॉनिटरिंग करना जरूरी है। और जो भी पेशेंट है, इन्होंने कैसे खुद होके स्टेरॉइड चालू नहीं करना चाहिए। जी उसके डोजेज जो भी है वो बराबर से, जो फिजिशियन ने जैसे बताया उस प्रकार जी से ही लेना चाहिए। और अभी जो नए गाइडलाइन है उसमें माइल्ड केसेस में स्टेरॉइड देने की जरूरत नहीं है। और स्टेरॉइड देना भी है तो उसका एक उन्होंने बताया है कि 5 दिन का आप दो, उसके बाद में उसको टेपर करो। बहुत जी लंबे समय तक के स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए। जी दूसरी बात, जो घर में लोग रहते हैं तो उन्होंने ये देखना चाहिए कि जैसा उनके जो रूम्स है वो वेंटिलेटर रहना चाहिए। ये सब प्रिकॉशंस उन्होंने खुद भी लेना चाहिए। जैसा अपन हॉस्पिटल में तो समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा इन्फेक्टिव रह सकता जी है, जी लेकिन घर में भी अपन ने वो एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन एटमॉस्फेयर रखना जरूरी है। मेन थिंग तो ये है कि शुगर पे बराबर से यानी रेगुलर चेकअप रखना, और स्टेरॉइड का कम से कम यूज करना, ये बहुत जरूरी है। और ये पूरा फिजिशियन के मॉनिटर में ही होने, उनके एडवाइस के बगैर नहीं करना चाहिए। म्यूकरमाइसिस का मुख्य, आपने जो अभी जिस बताया उसमें मुख्य जो सोर्स दिख रहा है, शुगर यदि आपकी बढ़ी हुई है तो आपको ये जल्दी अटैक करेगा। जिसको शुगर नहीं है क्या उसको भी अटैक करता है ये? डेफिनेटली उनको भी कर सकता है, अगर इम्यूनिटी अगर कम हो गई है तो डेफिनेटली उन लोगों भी कर सकता है, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है एज कंपेयर टू जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनमें। यानी शुगर वालों को ये ज्यादा इफेक्ट करेगा कोरोना। तो इस बिल्कुल। समय शुगर से बचने के लिए, जैसे कोई एडमिट होता है तो पहले, तो सबसे पहले जब आया था तो 14 दिन उसको एडमिट रखते थे, 15वें दिन छोड़ते, बाद में इसकी 10 दिन की सीमा हो गई, बाद में 8 दिन की। अभी कई लोगों को 4 दिन में भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जा रही है। तो उसके बाद में हमने देखा कि जहां से भी हॉस्पिटल से छुट्टी, क्योंकि मरीज को छुट्टी लेने की जल्दी और डॉक्टर को छुट्टी देने की जल्दी, इन दोनों चीजों में जो पोस्ट कोविड उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, जो जानकारी होनी चाहिए। क्या ये कोरोना के जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, कोरोना के अस्पताल से जो इलाज होते जा रहा है, क्या वही उनको सफिशिएंट है, या इनके लिए भी एक अलग गाइडलाइन और अलग समुपदेशन समुपदेशन कक्ष होना चाहिए? हाँ, अभी देखिए, जैसे जिन लोगों को कोविड हुआ है, जी उनको जब भी, यानी जो भी हॉस्पिटल उनको डिस्चार्ज करता है, तो जिन लोगों को जैसा शुगर है तो उनको ये बताना चाहिए कि आपको शुगर मॉनिटर करना जरूरी है। जी और उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उनका फॉलोअप जो है वो उन्होंने करना चाहिए। ये इन्हें बहुत ही रेगुलर है। दूसरी बात, अभी जैसा पेशेंट, ये जो सेकेंड वेव में थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया है, ये जी इन्फेक्शन देखिए, ये सेकेंड वेव में एक तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ हो रहा जी है।
बहुत स्पीडीली स्प्रेड हो रहा है। और दूसरी बात, इसका इन्फेक्टिव यानी इसका इन्फेक्शन का ये गहराई बहुत ज्यादा है, यानी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है। यानी पहले का जो कोरोना था, पिछली बार फर्स्ट जो वेव, हाँ फर्स्ट वेव में, फर्स्ट वेव बोलो, स्ट्रेन बोलो, आपके को टेक्निकल भाषा में और कुछ बोलो, हाँ हाँ वो हाँ, धीरे 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 शरीर में बढ़ के और वो कई बार ठीक होके आदमी बाहर भी आया। अभी का कोरोना 4 ही दिन में उसके लंग्स में पूरा अटैक कर देता है, ऐसा कहना है आपका? अभी हाँ, आप स्पीडीली होता है ये, यानी जी स्प्रेड भी बहुत स्पीडीली होता है और इसकी सीवियरिटी भी बहुत ज्यादा है, यानी बहुत स्पीडीली वो स्प्रेड हो रहा है। तो इसीलिए जैसा हॉस्पिटलाइजेशन भी थोड़ा सा बढ़ रहा है लोगों का, और जब भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो अभी यानी अभी ये म्यूकोरमाइकोसिस के कारण एक नया मैं सलाह दूंगा कि उन्होंने ईएनटी चेकअप करना बहुत जरूरी है। जी क्योंकि ईएनटी चेकअप में कैसा होता है, शुरुआत तो ये म्यूकोरमाइकोसिस की नाक में से होती है, तो इसके यानी जैसे थेरेपी खत्म हो जाती है या जो भी ड्रग्स बचते हैं, तो नाकों में जैसा ये हल्के से ब्लैक स्पॉट्स आना चालू हो जाते हैं जी म्यूकोरमाइकोसिस के। हर पेशेंट में नहीं, लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट अपन जी जो बता रहे हैं कि जो डायबिटिक है, हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड पे है, इम्यूनोसप्रेसिव पे है, जी तो ऐसे लोगों का खास करके डिस्चार्ज के वक्त ईएनटी चेकअप यानी एंडोनेजल एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि जी इनको अपन अर्ली डायग्नोस हो गए तो इनका नुकसान कुछ भी नहीं हो सकता। अर्ली डायग्नोसिस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के गोल्डन 6 डेज कहा जाता है, पहले 6 दिन में अगर इसका डायग्नोसिस हो जाता है परफेक्ट, तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाता है। वो पहले 6 दिन कौन से? अभी जैसे आपने बताया कि ये तीसरे हफ्ते में डेवलप इनिशियल, होता है, हाँ जैसा इनिशियल जैसा अभी तीसरे हफ्ते समझ में, लो। और हम यदि पोस्ट कोविड के बाद में, कोविड से जब छुट्टी लेते हैं, जब भी हमने इसका समझो चेकअप कराया, आप कराया कि उसकी जो भी हम्म, दूरबीन से आपको चेक कराना, उस टाइम तक तो वो सर डेवलप होगा नहीं। जैसे आपने नहीं, बताया कि तीसरे हफ्ते में डेवलप हाँ होते, तीसरे जैसा हफ्ते में जैसा इसके ये लक्षण चालू पेशेंट, होते हैं। हाँ हाँ, जब पेशेंट ये डिस्चार्ज होता है 15 दिन मैं के सिर्फ बाद इसलिए में। पूछ रहा कि पेशेंट ने खुद से क्या, डॉक्टर्स तो चलो गाइडलाइन देते देते, लेकिन खुद भी उसको एक अवेयरनेस आ जाए कि भाई मुझे है तो मुझे चेकअप करा लेना है, आज कोविड से निकलता कितने दिन बाद मुझे ईएनटी के पास एक मेरी विजिट कर देनी है, या सरकार के तरफ से ऐसा कोई सुविधा या ऐसा कोई सेंटर की जहाँ पे भाई जिसको हाई रिस्क था आके डिस्पैच अपने डिस्चार्ज होने के 8 दिन बाद अपना ईएनटी चेक करा ले, जैसे अपन हर चीज के बाद में ब्लड वगैरह हाँ चेक, तो ऐसा भी सरकार की तरफ से होना है, क्योंकि निश्चित रूप से दूरबीन से जो आप जांच करते हो उसके नहीं नहीं, फीस भी अभी ज्यादा होते कैसा हो होंगे। गया, अभी क्या हो गया, सेकेंड वेव में ये चीजें अभी अपने को पता चली है। जी अभी अभी यानी लेटेस्ट अभी जी अपने जी पास में ये गए जी 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 15 दिन में ही, ये 15 दिन या एक महीने में म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बढ़ गए हैं। जी। तो डेफिनेटली ये नई चीज आई है अपने सामने। तो अभी होता आ ये है तो कि सर जब भी, आ तो जनवरी से गया था, जनवरी में भी एक हमारे पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस हो गया था, जिसके हाँ बाद में लेकिन डेथ अभी भी हो गई। केसेस बहुत बढ़ गए हैं, जैसे जी अभी केसेस अपने कोविड के जैसे बढ़ने लगे, वैसे जी म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बढ़ने लग गए हैं। जी तो अभी तक कैसा था कि पेशेंट की संख्या कम थी, मेडिसिन अवेलेबल था, यानी सब जी चीजें थी। अब हुआ ये कि कोविड के पेशेंट बहुत बढ़ गए, म्यूकोरमाइसिस के पेशेंट बहुत बढ़ गए, तो हाई रिस्क जो पेशेंट है उन लोगों को डिस्चार्ज देते समय ही इनका ईएनटी चेकअप कर लिया जाए, तो इनका अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है। जी जो हाई रिस्क है, जो ठीक है, जो जिनको शुगर नहीं है, जिनको स्टीरॉइड कम दिया गया है, जो बहुत जल्दी अच्छे हो गए, तो इन लोगों को सिर्फ आप अवेयर कर सकते हो कि आपको चांसेस है, हो सकता है करके। लेकिन उनको जरूरी नहीं है कि तुरंत उनका यानी उनको कुछ टेंशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट है इनको तो बिल्कुल ईएनटी चेकअप इनका करना बहुत ही जरूरी है। यानी डिस्चार्ज होने के एक हफ्ते के अंदर उसने ईएनटी से अपना चेकअप करा लेना चाहिए कि क्या बिल्कुल उसको बिल्कुल करना चाहिए। म्यूकोरमाइसिस के लक्षण दिखते हैं, समझो लक्षण उसको। है कि नहीं। हाँ, शुरुआती लक्षण याद आ गया, तो क्या सिर्फ दवाई टेबलेट से ठीक हो सकता है या कुछ और भी उसमें इलाज होते हैं इनके लिए? नहीं, इसका तो इसका इलाज जो है वो टेबलेट से होता है, लेकिन अब वो कितना एक्सटेंड हुआ है, यानी पहले स्टेज में कितना एक्सटेंड हो गया है म्यूकोरमाइकोसिस, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर ये बहुत ही माइनर है तो ये सादे टेबलेट से भी हो सकता है, लेकिन इसके इंजेक्टेबल्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, यानी ये पूरा नहीं है, यानी अपने इंडिया में ऑलरेडी इसका प्रोडक्शन है अच्छा, ये है सिर्फ इतने ही कि अभी अपने यहाँ पे शॉर्टेज हुआ है उसका। जी, जैसा आपने बताया कि ये तीसरे हफ्ते से चौथे हफ्ते में फैलता है, क्या ऐसा कोई सुविधा नहीं कि जो पेशेंट आपको ऑलरेडी हाई रिस्क दिख रहा है, जिसको स्टेरॉइड भी लग रहा है और ऑक्सीजन भी लगा है, हो सकता है कुछ कुछ तो वेंटिलेटर पे भी हो, तो उनको कोई एंटी फंगल ऐसा इंजेक्टेबल नहीं है कि जिससे वो आगे हो गई नहीं, उसको ऐसी कोई दवाई नहीं है इसमें? नहीं नहीं, प्रोफिलेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है, जी यानी हर किसी को होगा ऐसा जरूरी नहीं है ये। जी। हाँ, यानी जिनको डायग्नोज हो रहा है, जैसा अभी अगर हाँ हाँ
यानी डिस्चार्ज के वक्त अगर किसी को अगर ऐसा पता चलता है कि नाक में ऐसे ब्लैक फंगस टाइप कुछ हुआ है, तो उसको एंडोनेसल एंडोस्कोपी करके उसका बायोप्सी करके उसका कल्चर लेके तुरंत ये ट्रीटमेंट चालू करते आता है। यानी अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% क्यूरेबल है अगर अर्ली डायग्नोज होता है तो। यानी ये आपका ये बोलना है कि ये इसकी दवाई इफेक्ट, जैसे कोरोना हुआ तो कोरोना की दवाई इफेक्ट करती है, वैसे ये हुआ तो ही इसकी दवाई इफेक्ट करेंगी। पहले आपने कोई एंटी फंगल इंजेक्शन पहले ले लिया देने तो की नहीं, पहले देने की जरूरत ही नहीं है, प्रोफिलेक्टिक देने की जरूरत नहीं है। तो फिर और भी कोई ऐसे कोई है इसकी दवाई की एंटी फंगल नहीं चाहिए, कोई ऐसे होने के बाद इसका ट्रीटमेंट है सीधा सीधा? हाँ, होने के बाद ही होता है इसका, आप पहले देने की जरूरत ही नहीं है इसको। प्राइमरी स्टेज में यानी जैसे आपने बताया तीसरे हफ्ते से मालूम पड़ता है, इसमें क्या होता है कि आपको कोरोना होने के बाद में आराम करना जरूरी है, घर में प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, या आप रेगुलर में अपने रूटीन में यदि ठीक हो गए तो काम भी कर सकते हैं, या और कोई चीज ऐसी है जिससे इसको रोका जा सकता है के लिए? हाँ, सबसे पहले तो जैसा डिस्चार्ज होते हैं घर आते हैं तो अपना घर भी थोड़ा फ्रेश और वेंटिलेटेड रहना चाहिए। क्रॉस मास्क वेंटिलेशन। लगाते हैं, हाँ क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। अपना डाइट जो है प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए। रेगुलर अपना योगा वगैरह जो भी एक्सरसाइज है वो करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है ऐसे साइड पे मत जाओ, थोड़ा अवॉइड करो। मास्क पहनो, और मास्क ये हमेशा क्लीन रहना चाहिए। यानी अगर किसी के पास कपड़े का मास्क है तो उसको रेगुलर वॉश करो, धूप में सुखाओ। या तो किसी के पास डिस्पोजेबल है तो डिस्पोजेबल यूज करो। एक ही मास्क दो दो या 3 दिन रेगुलर मत यूज करो, क्योंकि उसमें भी अपने को पता नहीं है कि वो फंगस के ग्रोथ हो सकती है, वो भी एक वजह रह सकती है। तो अपने घर का एटमोस्फियर, अपना डाइट, ये सब चीजें अपने को रखना जरूरी है। प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड जैसे आपने बताया कि ये अपने ये अंदर ही अपने डेवलप होता है या कहीं से इनहेल होके आता है अंदर? ये तो इनहेल होके आता है। ये जी जो फंगस है इसके स्पोर्स एयर में होते हैं, जी मिट्टी में हो सकते हैं, या डिकिंग फूड यानी जो सड़ा हुआ जैसा अपन बोल सकते हैं कि जो फ्रूट्स है ये इनमें होता है, और एयर में भी होता है। तो तो ये देखो एयर में होता है, लेकिन ये उन्हीं लोगों को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। कॉम्प्रोमाइज है। जी जी। हाँ, कमजोर है। और ये कितने दिन तक होने की संभावना रहती है? एक कोरोना से आपने बताया कि 3 हफ्ते के बाद होगा, और कितने हफ्ते तक इसके चांस रहेंगे? यहाँ तक इसको तो मैंने प्राइमरी रूप में प्रिकॉशंस लेना चाहिए, बाद में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लापरवाह हो सकता है वो। हाँ, ज्यादातर हो सके तो ये यानी पोस्ट कोविड मास्क पहनना जरूरी है। कम से कम एटलीस्ट अपन ने 2 महीना तक के तो प्रिकॉशन लेना जरूरी है, क्योंकि अपनी बॉडी इम्यूनिटी थोड़ी, क्या होता है कि कोविड में थोड़ी बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ऊपर से अपन ये दवा लेते हैं इम्यूनो सप्रेसिव, जैसे स्टेरॉइड वगैरह चालू रहता है, इससे और बॉडी कमजोर हो जाती है, यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसको बॉडी को वो नॉर्मल इम्यूनिटी गेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जी। किसी किसी का फास्ट होता है, किसी किसी को 1 महीना लगता, 2 महीना लगता। तो 2 महीने कम से कम अपन ने पोस्ट कोविड प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। 2 महीने तक इसके चांस बन सकते हैं लेने के। डेफिनेटली डेफिनेटली। एक और प्रश्न है डॉक्टर साहब, पहले जो कोरोना के मरीज आ रहे थे वो एक घर में एक, फिर आसपास का अपन बहुत सारा, तो एक घर में एक ही आता था, फिर दूसरी तरफ दूसरा आता था। अभी जो ये लहर आई है दूसरी सेकंड लॉट जिसको हम बोल रहे हैं, सेकंड वेव जिसको बोल रहे हैं, इसमें परिवार का परिवार कोरोना से पीड़ित हो रहा है, बस्ती की बस्ती कोरोना से पीड़ित हो रही है, कई गांव के गांव कोरोना से पीड़ित हो गए। यानी आंकड़े सीधे एक एक घर में 10-10 12-12 के आ जाते हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब मुझे ऐसा पूछना है कि कोई जैसे घर में एक कोरोना से सब पीड़ित है, उसमें एक को बीपी है, शुगर है, वो भी हाई रिस्क है, वो भी ठीक होके घर में आता है, सबके सब लोग ठीक होके घर में आए थे, तो जो हाई रिस्क पेशेंट है उसको यदि ये घेर लेता है तो क्या एक दूसरे से संक्रमण से बाकी लोगों को भी होने की इसकी संभावना रहेगी इस बीमारी की, जैसे हाँ, कोरोना होता है वैसा? नहीं ये कॉन्टेजियस नहीं है। अच्छा। यानी एक आदमी, जैसे ये कोरोना हाँ हाँ। वायरस है, एक जी को जी। दूसरे को होता है, दूसरे का, ये वैसा कॉन्टेजियस नहीं नहीं। है। जी जी। लेकिन ये एयर में होता है, तो जिसकी इम्यूनिटी कम है उन्हीं को होगा वो। जी। जिसकी यानी इम्यूनिटी समझ हाँ, लो यानी दो वही आदमी, दो घर में इंसान एक ही है। कमजोर है उसको हो गया तो बाकी लोग भी हाँ, इस बीमारी से जो, भी दूर रहे, ऐसा नहीं भागे, इससे दूर नहीं नहीं भागे, नहीं नहीं अलग नहीं अलग रहे। दूर, नहीं नहीं कॉन्टेजियस नहीं है, जी दूर जी रहने की जरूरत नहीं है। ये जी उसी को होगा जिसकी इम्यूनिटी कम है, उसी को होगा। जी। कॉन्टेजियस नहीं है, एक का दूसरे को नहीं होगा। अनलेस अगर उसकी इम्यूनिटी कम है तो ही होगा उसको। इसमें प्राइमरी लक्षण दूसरे तीसरे हफ्ते में इसको क्या लगेंगे
यदि उसने नहीं चेक करा है रेगुलर, लेकिन उसको कैसे महसूस होगा कि उसको ये चीज होगी, अब मुझे जाना बहुत जरूरी है। प्राइमरी हाँ अवस्था में ये लक्षण मालूम पड़ते हैं या सेकंड स्टेज? इसकी भी कुछ स्टेज होंगी, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, कुछ हाँ, इसकी भी होंगी। इसमें सबसे, हाँ, तो इसकी तो स्टेज के सबसे, बारे में आप बताइए कि स्टेज में क्या है, कौन से स्टेज में क्या नुकसान होगा, और उसको प्राइमरी अवस्था में कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं इस बीमारी ने मुझ पे अटैक कर दिया। हाँ, सबसे पहले तो नेजल से चालू होता है, नाक से चालू होता है। जी। तो नाक में सबसे पहले क्या होता है कि डिस्चार्ज होता है उनको, यानी नाक ऐसा बहनी नाक चालू हो में जाएगी। भारीपन लगता है। हाँ, नाक बहनी चालू हो जाती है, उसमें से एक डिस्चार्ज होता है, एक थोड़ा यानी खून के जैसा डिस्चार्ज रह सकता है, या ब्लैक डिस्चार्ज यानी लाल कलर का या ब्लैक कलर का डिस्चार्ज हो जी सकता है, वो उसको ख्याल में आ सकता है। वहां पे फिर उसको दर्द होना चालू हो जाता है थोड़ा सा, इस एरिया में थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा लगता है, इसका जी डिस्कलरेशन, जी इसका कलर बदल जाता है। और धीरे धीरे फिर करके वो आंखों पे आता है। जब आंखों पे आता है तो आंखों के मोस्टली आंखों पे लाली आ जाती है, पलके जो है अपनी वो नीचे आ जाती है, आंख बड़ी हो जाती है, यानी पूरा स्वेलिंग आ जाता है, और पेनफुल रहता है, उसको फीवर भी आ जाता है, यानी उसको बुखार भी आ जाता है। जी। ऐसा यानी नाक से आंख की तरफ जाता है और आंख से फिर ब्रेन की तरफ जाता है। इस तरह से वो उसका फैला होता है। जैसा आपने बताया कि नोजल से कुछ बहना चालू हो जाएगा, काला खून हो सकता है, पानी हो सकता है, हम्म। तो क्या हम्म। सभी को प्राइमरी लक्षण ये होंगे कि अलग भी और हो सकते हैं? हाँ, पहली जैसे स्टेज भी, यही है? हाँ, पहली स्टेज में जैसे ही इनको ऐसा लगता है कि ब्लडी डिस्चार्ज यानी खून जैसा अगर डिस्चार्ज आ रहा नाक में से, तो तुरंत अगर वो एंडोनेजल एंडोस्कोपी करते हैं तो उसका बायोप्सी निकाल के तुरंत उसका इलाज कर सकते हैं, यानी ये एकदम इनिशियल स्टेज पे ही इलाज हो सकता नहीं, है। मेरा पूछना है कि ये प्राइमरी स्टेज सभी को ये आती ही है क्या? क्या ये कोई हाँ, बाईपास, यस यस। कोई ये बाईपास नहीं भी हो नहीं जाता है, सीधा ऊपर नहीं नहीं जाता नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये सबको ये होना ही है, सिर्फ इससे ही है कि अवेयरनेस यानी लोगों में, यानी कैसा रहता है, कोई लाइटली लेता है, कोई, यानी अभी कैसा हो गया कि जैसा म्यूकोरमाइकोसिस का हर तरफ जी पता जी चल रहा है लोगों को, जी। तो अभी लोगों का एक बहुत बड़ा अवेयरनेस हुआ है, यानी हर पेशेंट आके पूछता है कि क्या मेरे को म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है कि नहीं, यानी तो इस प्रकार से अगर इनका अवेयरनेस रहा तो डेफिनेटली ये अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट होना चालू हो जाएगा। यानी जैसा पहले मालूम नहीं था तो ये एक एक करके नाक, उसके बाद में आंखें खराब होती थी, ब्रेन तक के चले जाता था। तो अभी अवेयरनेस बढ़ने से थोड़ा सा ये अर्ली डायग्नोसिस होना भी चालू हो गया है। जैसा आपने बताया कि इसके 6 दिन जो शुरुआत के वो गोल्डन है, 6 दिन में आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि आप इसको ठीक करके भेज देंगे। जैसा आपने बताया कि नाक में से काला ब्लड बहना, पानी बहना, लाल ब्लड बहना, ये यहाँ से इसकी प्राइमरी स्टेज। तो इसको ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते कितने दिन लग जाते हैं? इसको कम से कम 9 से 12 दिन लग जाते हैं। यानी 6 दिन तक आपके हाथ में रहता है। 6 दिन तक कहाँ तक फैलता है ये, आंख तक कहाँ तक, यानी? ये क्या करता है, धीरे जैसा नाक में हुआ तो जी नाक में एक एरिया वो चालू कर देता है, जी नेक्रोसिस करना है, यानी उसको खराब कर देना। उसके बाद में ये जो मैक्सिलरी साइनस है, मैक्सिलरी बोन है, यानी जो हड्डी होती है मैक्सिलरी, उसको खराब करना चालू कर देता है। बाद में ऊपर आंख की तरफ आता जी है, आंख की जो ये जाइगोमेटिक बोन है इसको खराब कर देता है, आंख का जो बोन है आंख को खराब कर देता है, आंख का बोन खराब कर देता है। और फिर आंख के बाद में वो डायरेक्ट, जैसा ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डायरेक्ट ब्रेन से रिलेटेड है, तो फिर वहां से एंटर कर देता है वो ब्रेन में, तो उसको उतना टाइम मिल जाता है, यानी धीरे 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 करके ये सब फैलना चालू हो जाता है। तो इतने टाइम में अगर अपन पहले ही इसमें इसको, पहले इनिशियल डेज में ही अगर इसको ठीक कर देते हैं तो ब्रेन तक के जा नहीं सकता। एक बार ब्रेन में गया तो इसकी मोर्टिलिटी बहुत ही, यानी 50% मोर्टिलिटी फिर। जैसे पेशेंट आपके पास में आता है, पहली स्टेज आपको मालूम पड़ जाती है, तो क्या इलाज के बाद में वो वहां रुक जाती है कि इलाज के दौरान भी वो बढ़ते रहेगा? जैसे नाक में अभी किसी को फर्स्ट टाइम हो गया, वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास में जाता है, तो जितना हुआ क्या वहीं पे वो रुक जाएगा? इलाज शुरू होते ही क्या इलाज भी चलेगा, साथ में बढ़ते भी रहेगा, डोजेस बढ़ते रहेंगे? क्या इलाज की हाँ, प्रोसेस क्या है? नहीं, अभी ये कैसा है, ये काफी बार ये जो फंगस है इसके रिलेटेड है बॉडी इम्यूनिटी से। जी। अपन जैसा एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन आते हैं वो देना तो चालू हो जाता है, लेकिन किसी किसी में वो सपोर्ट करते हैं, किसी में अच्छा। वो फंगस ज्यादा बढ़ना चालू हो जाता है। तो ऐसे इसमें केवल इंजेक्शन से ही नहीं होता है, तो उनका सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता जी है। तो उसको पूरा जैसा वो साइनसेस डिब्राइड यानी पूरा निकाला जाता है कंप्लीट। जी। आंख का है तो आंख को पूरा निकाला जाता है, पूरा डिब्राइडमेंट हो जाता है। तो ये सब इन्हें मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा उसको सर्जिकल मैनेजमेंट करना भी जरूरी हो जरूरी। जाता है। और केवल एक ही सर्जरी से हो सकता है, एक या दो सर्जरी और भी जरूरी गिरती है, क्योंकि ये फंगस है, ये जैसा कैंसर जैसा एकदम से बढ़ना चालू हो जाता है।
स्प्रेड होना चालू हो जाता है, वैसे ये भी स्प्रेड होना चालू हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वहीं पे रुकेगा, जी। किसी किसी का यानी इलाज के साथ में भी ये बढ़ते भी रहता है, दोनों तरफ के बढ़ती प्रिकॉशंस भी लेने रहता है। जरूरी है। यानी हाँ मैंने यस भाई यस, आज इलाज चालू कर दिया तो अब मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, तो यानी मैं काफी, लापरवाह नहीं हो सकता। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या हुआ है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसमें वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं ये मेडिसिन। जिनकी इम्यूनिटी खराब है उनका इंजेक्शन, सर्जरी, जी। इसके अलावा डबल रिपीट सर्जरी भी करना पड़ता है, और उनकी चांसेस भी थोड़े से कम हो जाते हैं, हाई रिस्क हो जाते हैं वो लोग। अब इसमें डॉक्टर साहब ये हो गई सर्जरी, पार्ट खराब कर दिया है। कहीं ऐसा भी देखने आया है कि नाक में से थोड़ा सा हल्का हुआ ऊपर जाके बढ़ गया तो आंख के तरफ हो गया, लेकिन बाकी भाग ने इसने आंख डैमेज कर दी। ऐसी पोजीशन में आपके आंख की स्पेशलिटी है, क्या पोजीशन होती है? क्या दवाई से ठीक होता है या आंख ही निकालनी पड़ती है? और क्या नहीं, दोनों आंखों शुरुआत में में जाता है या एक ही आंख में जाता है? यूजुअली क्या रहता है कि एक ही आंख तक के एक साइड से ही वो बढ़ना चालू हो जाता है पूरा। जी। तो मोस्टली अपन एक आंख अगर ज्यादा ही डैमेज हो गया, उसमें विजन नहीं है और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, तो एक्सेंट्रेशन इन्हें पूरा के पूरा ही निकालना पड़ता निकालना, है। अच्छा। बिल्कुल पूरा और डिब्राइडमेंट है जो सर्जरी होती है इसमें, तो इसको पूरी तरह डिब्राइड यानी पूरा खरोच के पूरा उसको खुरच के घस निकालना घस के, पड़ता। हाँ बिल्कुल खरोच के निकाला जाता है पूरा। तो यानी इन्हें इतना सा ये भी देखा रहना जाता नहीं है चाहिए कि अंदर, इतना सा भी रह गया तो बिल्कुल ऑपरेशन नहीं, डेवलप कर अगर देगा। थोड़ा सा बिल्कुल रिकरेंस हो जाता है फिर दोबारा सर्जरी करना और फिर से ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको पहले इसमें ही जितना हो सके उतना पूरा अच्छे से निकाला जाता है एकदम। यानी नाक से ज्यादा अंदर पहुंच गया तो उसको क्लीन करके और उसको निकालने के अलावा कोई इलाज नहीं। आंख ऐसे यदि आंख में लग गया तो आंख बचा ही नहीं जा सकती, किसी तरह से निकालना जरूरी हो जाएगा। निकालना जरूरी होता है, यानी उसमें डिपेंड करता है आंख में कितना अफेक्ट हुआ है। हम्म। काफी बार हो सकता है नाक में ज्यादा हो और नाक यानी धीरे धीरे आंख की तरफ जाता है। तो ये सब चीजें जब पता चलती है, जब ये इंजेक्टेबल्स भी काफी काम आते हैं, एम्फोटेरेसिन भी बहुत अच्छा ड्रग है जो इसके लिए यूज किया जाता है। तो जी। काफी बार हो सकता है कि ये नाक तक की सीमित रहे और आंख को हम बचा सकते हैं। सब चीजों में उसकी इम्यूनिटी, उसका शरीर कितना रिएक्ट बॉडी करता है, इम्यूनिटी वो बहुत वो कितना इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट करता है आपको, उसका बॉडी यस, कितनी सपोर्ट करती है। बराबर। सारे हाँ, इलाज इस पर कोई बहुत जो है एक पूरे डिपेंड करता है प्रॉपर बॉडी इम्यूनिटी पे। गाइडलाइन नहीं कर सकते, इस गाइडलाइन से आप इलाज कर लो ये ठीक ही होगा। आपको समय देख के और उसका शरीर की रचना, उसकी इम्यूनिटी, उसका सपोर्ट करना, ये सारी चीजें देख के इलाज के बहुत तरीके जरूरी है, बदले जा बहुत सकते। जरूरी है, कोई बहुत ऐसा जरूरी है। तरीका यानी है कि तीन चीजें देखिए, एक तो जी। कोविड होना, जी। शुगर होना और शुगर लेवल हाई होना। ये सब एक साथ आ गए तो ये सब चीजें एकदम खराब हो जाती है। एक आखिरी प्रश्न आपसे, कोई ऐसी चीज है, ऐसी व्यवस्था है या ऐसी ड्रग्स है, ऐसे प्रिकॉशंस है कि ये बीमारी आपको कोविड होने के बाद भी आए ही नहीं? ऐसा तो कोई ड्रग है नहीं, यानी ये तो कैसा है कि हर किसी को नहीं होगा, जी। लेकिन जो होने के बाद ही इसका इलाज चालू होगा। जी। हम्म, प्राइमरी अवस्था में इससे आप बस प्रिकॉशन लेके प्रिकॉशन लेके काम। और थोड़ा अवेयरनेस, हाँ बस, सबसे हाँ। ज्यादा इसमें जरूरी है कि यदि होगा तो सही, हुआ तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए और इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए। इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए, जी। एक्चुअली ये 100% क्यूरेबल है। जी। सिर्फ इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए, यानी तुरंत जैसी ही साइन सिम्टम्स अपने को नोटिस हो जाते हैं तो तुरंत ईएनटी सर्जन को दिखाना एकदम जरूरी है, क्योंकि वहीं और से अपने को नेजल से ही जी। चालू जी। होता है। जी। तो और कोई जानकारी डॉक्टर साहब जो अभी इसमें देनी जरूरी हो और अपने संवाद में नहीं आई हो? हाँ, मेरे को जैसा, जहां तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस फर्स्ट वेव में थे, लेकिन शायद मेरे ख्याल से कम थे, वो नोटिस नहीं हुए। और ये भी है कि फर्स्ट वेव अपने आप पे बहुत टाइम चली, लेकिन बहुत जल्दी भी स्लो। रिकवर हो गए। जी। जी। सभी लोग बोल रहे थे कि अपने इंडियन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है तो जल्दी जी। खत्म हो गया। जी। ये बार देखने में ये आया है कि ये जो म्यूटेंट नया आया हुआ है, जो अपने अमरावती से चालू स्टार्ट हुआ हुआ। है, स्टार्ट हुआ है, तो इसमें ये मेरा ऐसा ये लग रहा है कि क्या ये म्यूटेंट से रिलेटेड तो नहीं है, यानी कोई जी। एक नया फंगस से यानी इसको ज्यादा अट्रैक्शन है, ऐसा कुछ इसमें यानी ये जो रिसर्च होना। ये म्यूटेंट आया, इसको और कुछ फंगस कैसे को रिलेशन है? कोरिलेशन तो नहीं है, यानी जी। एक तो हो सकता है, देखिए ये बार क्या हुआ कि ये वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ। जी। दूसरी बात, इसकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा रही। जी। तीसरी बात क्या हुआ कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत बढ़ गया, यानी ये बार आप देखेंगे तो काफी लोगों को ऑक्सीजन लगा, जी। ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ जो फर्स्ट वेव में नहीं था। ये काफी लोग वेंटिलेटर्स पे रहे, जी। यानी पिछले बार अपने को इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी सेकेंड इस वेव बार। में हुई, क्योंकि
परसेंटेज लोगों का यानी कोविड होने का प्रमाण भी बहुत ज्यादा रहा, हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत ज्यादा रहा। और जो लोग हॉस्पिटलाइज रहे उन लोगों का हो सकता है कि हॉस्पिटल में जो प्रिकॉशंस यानी लेना क्या होता चाहिए है कि तो। बहुत पेशेंट, हाँ, तो हाँ बहुत पेशेंट रहते हैं, तो जैसा आईसीयू में जो एटमोसफियर, क्लीन एटमोसफियर रहना चाहिए, और वो जो अपन मेंटेन जो नहीं हो पाया। O2 के जो ट्यूबिंग्स होते हैं, जी जी ह्यूमिडिफायर जो यूज होते हैं, तो ये अभी अभी देखो, ये म्यूकोरमाइकोसिस बढ़ने से अभी अवेयरनेस बढ़ गया, डेफिनेटली जी सभी हॉस्पिटल इसका केयर लेंगे। यानी O2 सिलेंडर रस्टेड रहता है, वो भी क्लीन रहना चाहिए। जी जो ट्यूबिंग्स यूज होते हैं वो स्टराइल ट्यूबिंग्स रहना चाहिए। ह्यूमिडिफायर जो यूज होते हैं वो भी स्टराइल वाटर जो होता है वो भी यानी क्लीन वाटर रहना चाहिए एकदम। डिस्टिल वाटर जो भी यूज करते हैं वो वाटर रहना चाहिए। और जो एटमोसफियर है हॉस्पिटल का वो भी क्लीन रहना चाहिए। तो ये सब चीजें अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि अब अपने को पता चल गया है कि ये किस वजह से होता है और क्यों होता है। तो जी। सबसे ज्यादा इसमें अभी जो प्रिकॉशंस लेना है मरीज के साथ में, हॉस्पिटल्स को भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने बहुत हैं। प्रिकॉशन यदि लेना जरूरी है। हॉस्पिटल से यदि बराबर प्रिकॉशंस लेते रहे तो चांसेस कम रहेंगे। क्या पर इस अभी आपने जैसे बताया कि जिसको वेंटिलेशन, जिसको ऑक्सीजन, जिसकी ज्यादा दवाइयां, जिसको यानी स्टेरॉइड। उसको लाइफ सेव करने के लिए ओवर डोजेस जो भी आप कह रहे हो, दवाखानों की व्यवस्था सारे के कारण इसमें होता है। क्या घर में जो लोग इलाज करा लेते हैं अपना, अभी क्योंकि 80% लोग घर में इलाज करा रहे हैं, क्या उनको भी ये चांसेस है म्यूकोरमाइसिस होने के? और क्या इसमें कोई उम्र इफेक्ट करती है, या बच्चों को भी हो सकता है, या बुजुर्गों को ही होगा, कुछ ऐसा है इसमें? हाँ, पहली बात तो इन लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। जी लेकिन आज ही मैंने मेरे ओपीडी में एक 16 साल का लड़का देखा है, जी जिसको यहाँ पे लेटरल कैंसर पे और यहाँ पे उसको ब्लैक स्पॉट्स आए हैं, जी जिसने ट्रीटमेंट घर पे लिया हुआ है होम आइसोलेशन में। जी और उनको मैंने हिस्ट्री पूछा स्टेरॉइड की, तो उन्होंने उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, जी लेकिन उन्होंने ना बोला कि उन्होंने स्टेरॉइड नहीं लिए। अब उनको जी। पता नहीं, पता उनके हाँ, बारे डॉक्टर ने में दे ड्रग भी के दिया, बारे। पता नहीं। हाँ 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 हाँ। लेकिन ये 16 साल का बच्चा है जो होम आइसोलेशन में था। जी ये रेयर फाइंडिंग है जो मैंने आज देखा है। जी। तो इसीलिए मेरे को काफी बार ऐसा लगता है कि ये जो म्यूटेंट है, क्या ये ठीक है, इतना 16 साल की उम्र में ये होना बहुत मुश्किल है, रेयर क्योंकि रेयर इनकी रेयर शेयर होगी। रेयर होती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। जी। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अभी जो भी लोग हैं, तो इन्होंने अभी प्रिकॉशन लेना, कॉशियस रहना, सतर्क रहना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। लेकिन ये दो दो लोगों में मैं डिवाइड करता हूँ। जो हाई रिस्क पेशेंट है, वो बोले तो जो लोग एडमिट थे, जी जिन लोगों का शुगर लेवल ज्यादा था, जिन लोगों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, ज्यादा टाइम तक के दवा चालू थी, ऐसे लोग बिल्कुल इन्होंने तो बिल्कुल ख्याल देने बहुत देना जरूरी है। जी। और जो लोग होम आइसोलेशन में थे, स्टेरॉइड पे थे, उन्होंने शुगर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके अलावा भी यंग पेशेंट जिनको स्टेरॉइड चालू नहीं था, होम आइसोलेशन में थे, लेकिन इनको अगर ऐसा लगता है कि नाक में थोड़ा भी कंजेशन लगता है, तो शुरुआत तो वहीं से होती है, तो इन्होंने भी थोड़ा अवेयर रहना बहुत जरूरी है। यानी कुल मिला के यह जो अभी ये नया म्यूटेंट आया और उसके साथ में एक अपना और सहयोगी लेके आया सही है। म्यूकरमाइकोसिस के रूप में, या हाँ। यह किसी उम्र पे रुक जाएगा ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब बताएंगे 16 साल के लड़के को भी सिम्टम्स देखे गए, अब उसमें है नहीं है कंफर्म होने का है, सिम्टम्स देखे गए म्यूकरमाइकोसिस के, तो यह किसी भी उम्र में हो सकता है। और जिसने दवाखाने में एडमिट नहीं है उसको भी होने के चांस दिखे, तो इसलिए इसमें पूरा प्रिकॉशंस लेना आफ्टर कोविड, कोविड के बाद की ही बीमारी है, कोविड के साथ में नहीं है, कोविड के बाद में सभी ना। हालांकि कई बार होता था अब तो मुझे कोरोना हो गया, अब क्या हो गया, अब तो मैं बिना मास्क के घूम सकता हूँ, एक बार होता तो बाद में दूसरी बार कोरोना नहीं होता, दूसरी बार कोरोना नहीं होता, बहुत ज्यादा चांस मिले। लेकिन दूसरी बार कोरोना के साथ में जो म्यूकरमाइसिस जो हो रहा है वो निश्चित रूप से कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना में से तो आपको बचा लिया जाता है, बहुत यानी 20-22 के स्कोर वाले भी हमने बचते हुए देखे हैं, 80-85 साल के लोग भी बचते हुए देखे हैं। लेकिन एक बार ये नाक से आंख के तरफ बढ़ गया और दिमाग में कहीं म्यूकरमाइसिस घुस गया तो शायद बचाना इसके लिए मुश्किल हो। बेहतर है इलाज में जाने के बजाय इसको प्रिकॉशंस करके प्राइमरी अवस्था में डॉक्टर की ट्रीटमेंट करा के इसको ठीक कर लिया जाए। हमारे साथ में आज थे राजेश जी जवादे, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को यह हो सकता है। और इस
भरोसे ना रहे कि मैंने स्टेरॉइड नहीं लिया, मैंने आईसीयू में नहीं था, मेरे को तो नॉमिनल था, उसको भी यह हो सकता है, क्योंकि यह फंगस हवा में घूम रहा है। आपकी इम्यूनिटी यदि कमजोर है, क्योंकि इम्यूनिटी बच्चों की भी कमजोर हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है, बड़ों की भी अच्छी रहती है। इम्यूनिटी का कोई बहुत बड़ा मीटर अभी कहीं है नहीं कि हमारी इम्यूनिटी चेक कर लेवे और हमको कोरोना और ये नहीं होगा, ऐसा बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका सिटी न्यूज की ओर से बहुत बहुत आभार। थैंक यू।